नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 5 जब जनता बगावत करती है यानी 1857 और उसके बाद का इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोलता हूं, तो प्लीज़ वो अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाकर 1.5x कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का। इसमें चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति को, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इतिहास विषय में मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों सबसे मनपसंद जो आपका चैप्टर है, ये 1857 की क्रांति ही है। शायद ही ऐसा कोई इतिहास का विद्यार्थी होगा जिसको इस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ पता ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज। जैसे कि आपको बता दें कि बहुत सारे इतिहासकार इसको जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इसको डिटेल से, तो आप लोग जानेंगे कि आखिर ये था क्या, ठीक है। तो चलिए, एक फिगर दिया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। लेसन नंबर 5 में ये चित्र है दोस्तों, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों, नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, ज़मींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े, ठीक है। थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं दोस्तों, ये पॉइंट है थोड़ा। क्या? राजाओं पर, रानियों पर, किसानों पर, जमींदारों पर, आदिवासियों पर, सिपाहियों पर, सब पर तरह तरह से प्रभाव पड़े थे। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों हमारा नवाबों की छीनती सत्ता, ठीक है। नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। आगे उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार जो है वह इलाके एक एक करके छीनने जा रहे थे, ठीक है, छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, ठीक है। लेकिन भाई कंपनी को तो भाई हड़प नीति अपनाना था ना, तो ऐसा तो करेगी नहीं। आगे देखते हैं, मान ले। आगे दोस्तों है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, ठीक है। यानी जो उनके नाना साहब थे उनको मिलने लगे, ठीक है। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी, ठीक है, लास्ट रियासतों में से एक थी। 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि थोपी गई और 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों कब्जे में ले लिया। आगे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, ठीक है। आगे दोस्तों, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए
कोपर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहीं और बसाया जाएगा। आगे थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों, हम लोग को पेन का यूज़ करना है ना। बसाया जाएगा। आगे 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल कैनिन हो गए थे। लॉर्ड कैनिन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। ठीक है, अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा किसान और सिपाही विद्रोह। आइए देख लेते हैं। ये तो था दोस्तों जो रियासतें था उनका विद्रोह था। अब हमारा किसान और सिपाही विद्रोह हम लोग देखेंगे। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कम वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें जो हैं हाथ से निकलती जा रही थीं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। निकलती जा रही थी। आगे कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। ठीक है, भारतीय जो सैनिक थे दोस्तों वो लोग भी असंतोष थे। ठीक है, उनकी ऐसी प्रवृत्ति से वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। जैसे कि दोस्तों वो उसी दौरान क्या बोलते हैं 1857 से पहले की बात है। जो सैनिक का ये आया ना टॉपिक, इसमें क्या था कि जो सैनिक लोग थे वो पहले जो है बारूद भर कर उसको चिंगारी देकर गोली चलाते थे। लेकिन कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ और अंग्रेज़ लोग जो है सूअर और गाय के मांस का आपका कारतूस बनाने लगे, जो कि नए बंदूक जो था रॉयल क्या नाम था उसका, हम भूल रहे हैं अभी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। इनफील्ड करके था, क्या नाम था यार, चलिए याद आएगा दिमाग में तो आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए उसका कोई बात नहीं दोस्तों, अभी ध्यान से उतर चुका है मेरे। ठीक है, अभी सोचेंगे तो टाइम लॉस होगा। बहुत प्यारा नाम था यार, मेरे ध्यान से उतर रहा है। चलिए कोई नहीं दोस्तों, हम लोग आगे आएगा अगर टॉपिक में तो देख लेंगे, क्षमा करिएगा उसके लिए। हाँ, तो आपको बता रहे थे तो उसी नए वाली जो बंदूक थी उसमें वो कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, फिर उसको बंदूक में लगाना पड़ता था। तो ये जब सैनिकों को पता चला था तो 57 की क्रांति के कारण में एक अहम भूमिका ये भी निभाया था। उसमें मंगल पांडे का कहानी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठेस पहुँचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, समुद्र पार जाने से दोस्तों उनका धर्म नष्ट हो जाता था, इस वजह से। चलिए आगे आएगा। उन्हें लगता था कि समुद्री यात्रा से धर्म जो है और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 ईस्वी में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने को आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 ईस्वी में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों में छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। फैल गया। आगे दोस्तों गतिविधि दिया है, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या है। रोचक चीज़ें रहती हैं। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फ़ौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कारण बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग तर्क करिए और अपने हिसाब से जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सुधारों की प्रक्रिया। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा इधर करके। सुधारों की प्रक्रिया, चलिए सुधारों की प्रक्रिया में अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है।
सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन मिला। ठीक है, प्रोत्साहन दिया गया या मिला। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। 1850 ईस्वी में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नष्ट कर रहे हैं। आगे दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 6 में जब आएंगे हम लोग तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं जनता की नज़र से। ठीक है, जनता की नज़र से उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ें। ठीक है, अभी स्रोत 1 और स्रोत 2 आएगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, चलिए, यह है हम लोग का स्रोत 84 नियमों की सूची। उससे पहले हम लोग चित्र देखते हैं। ऊपर 2 लोगों के बारे में है। उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। ठीक है, ये दोनों सिपाही हैं, खबर और अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग ये देखते हैं जनता की नज़र से 84 नियमों की सूची देख लेते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट है। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण, क्या नाम है उनका दोस्तों, विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है, जो ब्राह्मण हैं महाराष्ट्र के रहने वाले विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है, मतलब आतुर है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, राजा तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी, यानी वार्निंग दी थी कि आप लोग मत करिए ऐसा, वरना दिक्कत होगा। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं, धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर रहे हैं और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों को भेज दी गई थी। ठीक है, ये विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये पहला स्रोत था। हम लोग दूसरा स्रोत अब देखेंगे। यह है दोस्तों हम लोगों का दूसरा स्रोत। ठीक है, सेकंड स्रोत है। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 ईस्वी में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। ठीक है, उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 ईस्वी में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। ठीक है, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। ठीक है, जो सीताराम थे, ठीक है, उनका बेटा जो था ना वो भी विद्रोहियों के साथ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। ठीक है, मर जाता है उनका पुत्र। आगे दोस्तों,
मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके जो कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 ईस्वी में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम स्पॉय टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। ठीक है, उस अंश को देखने से पहले आपको बता देते हैं, जो सूबेदार का पोस्ट था दोस्तों, वो ब्रिटिश काल में एक उच्च अधिकारी का पोस्ट था। ठीक है, हिंदू लोग थे ना, मतलब कि जो भारतीय थे, हिंदू लोग कर रहे हैं, क्षमा करिएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों, जो भारतीय लोग थे उनका सेवा में दोस्तों 1857 के बाद हाईएस्ट जो पिक था ना दोस्तों, वो आपका सूबेदार तक का ही दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इनका क्या अंश था, देखते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हज़ार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है ये दोस्तों फिगर है, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, देख रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ें। आगे है दोस्तों स्रोत नंबर 2 का शेष है। अभी ऊपर हम लोग स्रोत नंबर 2 पढ़ रहे थे, आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए, संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफलें के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। देखिए, जो राइफ़ल की बात कर रहे थे हम, इनफील्ड करके था। ठीक है, नाम आएगा दोस्तों, हम भूल जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आएगा, आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक उसको अंडरलाइन हम कर देंगे। अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान ना जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी, आ गया ना दोस्तों, मैंने बोला था ना ये वर्ड आएगा, गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मज़हब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। आगे कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। ठीक है, ये दूसरा स्रोत था दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रैकेट में पोर्शन है गतिविधि, उसको देखते हैं। सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थीं। ठीक है, दूसरा, उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई, सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट में तो ये आएगा कि वो लोग यही समझ रहे थे कि अब तक जो 40 वर्ष तक जो है अंग्रेज़ लोग हम लोगों के धर्म पर कोई आक्षेप नहीं किए थे, और अब क्या है कि नए कारतूस लाने के बाद गाय और सूअर की मांस मिला हुआ कारतूस जो है हम लोग के धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा लाए हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको डिटेली कर सकते हैं। और दूसरा वाला दोस्तों, उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई, सिपाही क्या भूमिका निभाते हैं दिखाई दे रहे थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर 1 लाइन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया।
ठीक है। सैनिक विद्रोह क्या था? सैनिक विद्रोह जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे हम सैनिक विद्रोह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहल पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के उत्तरी भागों में 1857 ईस्वी में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 ईस्वी में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों विद्रोह का चित्र। ठीक है, चित्र पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चित्र में है दोस्तों कैवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को 3,000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध था दोस्तों, पूरी रात तक चलता रहा। ठीक है, 3 जुलाई 1857 को 3,000 से ज़्यादा जो विद्रोही हैं बरेली से दिल्ली आ पहुँचते हैं और वो लोग जो है यमुना को पार करके, यमुना नदी था उसको पार करके ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल देते हैं। और यह युद्ध दोस्तों पूरी रात भर चला था। ठीक है, वही ऊपर में फिगर में दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, ये है फिगर, ध्यानपूर्वक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरठ से दिल्ली तक, इसको ध्यानपूर्वक हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा डेट, 8 अप्रैल 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 ईस्वी की बात है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। आगे, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद कर लिया। ठीक है, उनको आज़ाद कर लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी दोस्तों यानी अंग्रेज़। ठीक है, याद रखिएगा। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमदा थे। ठीक है, आतुर थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा था। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। ठीक है, रातों रात दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों में आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। ठीक है, बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो दो हाथ
करने को तैयार नहीं था। भाई बुजुर्ग था तो कहाँ से रहेगा, देख लीजिए बेचारे को, बहादुर शाह जफ़र को। आगे नहीं था, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियों और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। बेचारे के दोनों पुत्र मारे जाते हैं और इस बेचारे को रंगून भेज दिया जाता है ये अपराध के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों, अंग्रेज़ों को इस घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। ठीक है, रातों रात चेंज हो गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। आगे दोस्तों, बगावत फैलने लगी। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये थोड़ा चित्र देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारे नाना साहब और ऊपर हमारे बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक, आगे बढ़ें। आगे दोस्तों, फिरंगी शब्द जो कि हम आपको बता दिए थे, विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। ठीक है, अंग्रेज़ों को बोला जाता था, अंग्रेज़ों को अपमान लगता था। आगे बगावत फैलाने लगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, बगावत फैलाने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम। आगे स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत बहादुर लेडी थी, झांसी की रानी की तरह। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी, याद रखिएगा नाम, अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है।
अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर टाइटलर लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। ठीक है, हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, ज़मींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए दोस्तों, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी लगभग 90 साल लगता है। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। ठीक है, संख्या जुटा ली। आगे दोस्तों देखते हैं। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही, नाम था उनका बख्त खां ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह का नाम आएगा। कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा ऊपर पहले फिगर है, इससे ऊपर हम लोग ये फिगर देखे थे ना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोग का गतिविधि है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। ठीक है, आगे दूसरा नंबर, उनको एक अवसर प्रतीत हो रहा था। आगे ऐसे भी बूढ़े हो गए थे, इतने लोगों को देख के घबरा ही गए होंगे। आगे दूसरा पॉइंट, सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात का जो हिसाब लगाया होगा उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। ठीक है, इन्हीं की बात हो रही है। आगे ये देखिए दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई। आगे दोस्तों ये वीर कुंवर सिंह हैं। ठीक है, बिहार के थे, एकदम सोच लीजिए कि एकदम ताकतवर थे, हिस्सा ले रहे थे, बढ़ चढ़ के नेता लोग हिस्सा ले रहे थे। आगे है ये दोस्तों हमारा चित्र, ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये भी एक फिगर है दोस्तों, इस फिगर को देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिगर देखिए, ये युद्ध के समय का है। ठीक है, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। ये देखिए सिपाही लोग जा रहे हैं मेरठ से दिल्ली की तरफ। ठीक है, आगे शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। कंपनी का पलटवार, आइए देख लेते हैं। कंपनी का पलटवार हम लोग देखेंगे दोस्तों। कंपनी का पलटवार जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसका एक और वीडियो बना लेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो बच्चे दोस्तों आधा देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंपनी का पलटवार यहाँ से हम लोग लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, चाहे जितना भी पेज हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरे को उस गन का नाम याद आ गया है। ठीक है, हालांकि मैं अभी बोलूँगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ जिन लोगों को भी 1857 से पहले वो जो गन था जिसमें नए कारतूस लगाए जाते थे सुअर और गाय के मांस वाले, चर्बी वाले, तो प्लीज़ आप लोग जो है उस गन का नाम बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कहे थे ना हमें ध्यान से उतर गया था और अच्छा भी है, एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मिल गया, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ऐसा करिएगा, उसको सर्च करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरा 1K सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कराइए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।